नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चनों की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं अभी फिर से। और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना। जो बच्चा नया हो इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपना समझकर, और अपने सहपाठियों और दोस्तों में भी वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी बच्चों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग अपना समझकर। तो चलिए आज की वीडियो में वक्त जाया ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं बच्चों, उस सरस्वती माता के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर और परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच विभिन्न अंतरों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की आरबीसी और किससे जुड़ा है बच्चों, डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल से जोड़ता है। आरबीसी आकार में छोटे होते हैं लेकिन डब्ल्यूबीसी तुलना में संख्या में बड़े होते हैं। जबकि आरबीसी में नाभिक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है। तो बच्चों देखो, आरबीसी आकार में छोटे होते हैं और डब्ल्यूबीसी संख्या में तुलना में बड़े होते हैं। तो देखो, डब्ल्यूबीसी की तुलना में संख्या में बड़े होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होते हैं और आरबीसी आकार में छोटे होते हैं, ये कथन सही है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता और डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है, ये बात सही है। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और वाइट ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। तो क्या लगाओगे आप, सी। यानी आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो देख लीजिए, कंक्लूजन है साथ में कि आपके पास दोनों कथन, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि डब्ल्यूसीसी शरीर के रक्त जमने में क्या है कि थक्के में जमने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए, और वैसे रक्त जमने में थक्के में मदद किसकी करता है बच्चों, प्लेटलेट्स की करता है, प्लेटलेट्स। और ये जो डब्ल्यूबीसी है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सहायक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनॉमी में मेल खाता है। तो टैक्सोनॉमी में मेल खाने वाला आपका लीच टीडी या सी यूरिन है, लॉबस्टर है, स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, ऑक्टोपस है, मिलीपेड, क्रैब, सेंटीपोड और कॉकरोच है। तो मिलीपेड, क्रैब और सेंटीपीड और क्या, कॉकरोच, ये आपके टैक्सोनॉमी में क्या क्या मेल खाते हैं, एक ही हिस्से में। टैक्सोनॉमी का मतलब एक ही परिवार से हैं। तो क्या है कि मिलीपेड है, क्रैब है, सेंटीपीड है और कॉकरोच। मेलीपेड क्या टैक्सोनॉमी मेल खाने वाला एक सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं बच्चों। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मानव शरीर में बड़ी आंत के सामान्य कार्य है कि मल त्याग करती है, जल प्रतिधारण और संतुलन, विटामिन उत्पादन, या अशिक्षित नहीं है बच्चों, अनिच्छुकी, अनिच्छुक यानी अनिच्छुक कचरे को हटाना, तो ये काम करता है। विटामिन उत्पादन में सहायक है और जल प्रतिधारण और संतुलन में भी सहायक है। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है, 2, 3, 4। तो केवल क्या है कि 2, 3 और 4 ये ऑप्शन बनता है। किसके लिए बच्चों, कि हमारे शरीर की बड़ी आंत, मल त्याग का काम बड़ी आंत नहीं करता, गुद्दा द्वार करता है बाहर के लिए, ठीक है। उत्पादन पूछा था उसने, तो उत्सर्जन चयापचय कचरे को हटाने का काम करता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड शामिल हैं। गुर्दे द्वारा किया जाता है और आगे आंत अनिच्छुक कचरे को हटा देती है, इस प्रक्रिया में एस्ट्रोजन कहा जाता है। और विटामिन उत्पादन और जल प्रतिधारण संतुलन में भी शामिल है, ठीक है। तो ये कार्य था किसका, बड़ी आंत का। तो चलिए, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा से कैसे अलग है। संतृप्त वसा में कोई दोहरा बंधन नहीं होता, जबकि असंतृप्त वसा में कम से कम एक दोहरा बंधन होता है। संतृप्त वसा में असंतृप्त वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो संतृप्त वसा में असंतृप्त वसा की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो हमारे पास बच्चों ऑप्शन क्या है इसका, ए। तो केवल ए ऑप्शन बनता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट में केवल डबल बॉन्ड नहीं होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में कम से कम डबल बॉन्ड एक होता है। और वो असंतृप्त वसा या मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड वसा जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में माहिर हैं, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर कौन सी वसा ज़्यादा लेने को कहता है, असंतृप्त वसा। हृदय रोगियों को भी ज़्यादातर कौन सी वसा देनी चाहिए, असंतृप्त वसा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कमेंट भी करते रहना। तो विटामिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जबकि विटामिन ए वसा में घुलनशील है और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जबकि
क्वासियोरकर विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और नाइट्रोलोपिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास क्या है बच्चों, विटामिन जो ए है वो तो वसा में घुलनशील है, और विटामिन जो सी है वो पानी में घुलनशील है। तो कथन आपका कौन सा सही हुआ, केवल एक ही सही है बच्चों, क्योंकि हमारा दूसरा कथन सही नहीं है। तो विटामिन जो पानी में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, वो कौन से है बच्चों, कीड़ा। कौन सा है, कीड़ा। कीड़ा क्या घी में पड़ जाए तो क्या है, कीड़ा घी से बचा, ठीक है। तो कीड़ा घी से दूर जा रहा है बचकर, तो इसका मतलब कीड़ा, कीड़ा का मतलब है के, ए, के, ई और डी, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। और जबकि विटामिन बी और सी दोनों किस में घुलनशील है, पानी में। और वसा वाले उत्पादों के साथ विटामिन के अधिक सेवन के मामले में घुलनशील विटामिन शरीर के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। जो प्रमुख हैं तो हाइपर विटामिनोसिस के लिए हैं, और क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों, विभिन्नता के कारण होता है। और जो नाइट्रोलोपिया है ये किसके कारण होता है, रतौंधी है, ये विटामिन ए की भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें कथन हमारा कौन सा फिट बैठता है, केवल एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम सारस ऊंट फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। 2016 में प्रकोप अफ्रीका में अधिक जिम्मेवार था। मुख्य रूप से श्वसन स्राव या शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास श्वसन स्राव या शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से ऊंट फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन 2016 में ये नहीं था ऐसा। तो हमारे पास इसका सिर्फ और क्या बनता है, ऊंट फ्लू के रूप में भी जाना जाता है। केवल क्या है कि इसका ऑप्शन तीसरा बच्चों, तीसरा याद रखना है, ऊंट फ्लू के रूप से नहीं जाना जाता। इसमें क्या आएगा, थर्ड, मुख्य रूप से श्वसन स्राव या शरीर के तरल माध्यम से फैलता है, यानी कॉन्टैक्ट से फैलता है ये, यानी ऑप्शन क्या है हमारे पास है तीसरा। यानी ऊंट फ्लू को इसमें नहीं जाना जाता, वो अलग चीज़ है। फ्लू का सिस्टम केवल इसमें तीसरा है कि गलत है, क्योंकि पहला कथन गलत है, क्योंकि मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम मर्स जो है ऊंट के रूप में जाना जाता है, यानी मध्यम पूर्व श्वसन सिंड्रोम जो होता है बच्चों, मर्स, यानी यह है सारस। और मर्स जो जाना जाता है ना, वो ऊंट फ्लू के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि 2000 के बाद दुनिया भर में सारस के कोई भी मामले सामने नहीं आए थे उस टाइम। तो इसलिए क्या कि हमारा कथन अब जो है, सारस का फिर से प्रकोप हुआ, कोविड सारस का फिर से प्रकोप हुआ, वो 2019 के चलते है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। चलिए, रोग मैड काऊ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीमारी मवेशियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है। मैगे वायरस मुख्य रूप से बीमारी के लिए जिम्मेवार है, और इसमें से कथन कौन सा सही है। तो क्या है कि रोग मैड काऊ के बारे में निम्नलिखित, तो बीमारी मवेशियों की एक संक्रामक वायरल बीमारी है, या मैगे वायरस मुख्य रूप से बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो हमारे पास बच्चों इनमें से कथन कौन सा है, केवल एक, केवल दो, या दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो दोनों ही नहीं है बच्चों हमारे पास, कि ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी, कि न तो एक है और न ही दो है। दोनों कथन गलत है, क्योंकि बीमारी एक वायरल बीमारी नहीं है। जो हमारे पास यहाँ जो बीमारी ले गई है ना, रोग मैड काऊ, तो ये हमारे पास ना तो संक्रामक वायरल बीमारी है और ना मैगे वायरस, यानी वायरल आ गई बच्चों दोनों, मैगे वायरस भी है और वायरल है, दोनों वायरल बीमारियां हैं। मैड काऊ आपकी वायरल डिसीज नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किसान का फेफड़ा, काला लंग और सफ़ेद फेफड़ा, ये बच्चों व्यावसायिक बीमारियां होती है, तीनों व्यावसायिक बीमारियां कहा जाता है इनको। एक तरह से हम इन्हें कार्य बीमारियां भी कहते हैं, और इकोनॉमिक डिसीज़ भी कहा जाता है। इन्हें कई नाम दिए जाते हैं, किसान फेफड़ा, लंग डिसीज़ है, काला लंग भी, सफ़ेद फेफड़ा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों, एक, दो और तीन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो एक, दो, तीन में क्या है, किसान का फेफड़ा, किसान का जो क्या है कि फेफड़े एक एलर्जी रोग है, जो आमतौर पर मिट्टी के सांचे में से सांस लेने के कारण होता है। हालांकि किसी भी फसलदार फसल, यानी जैसे पोली परागण होते हैं, परागकण होते हैं, अगर वो उड़ते हैं हवा में तो उससे भी ये रोग हो सकता है। जैसे छींक का आना होता है, जैसे एलर्जी होती है, कपास हो, पुआल हो, मक्की हो, सिलेज हो, अनाज, यहाँ तक कि तंबाकू से भी धूल मिट्टी कारण फफूंद लग सकती है, ठीक है। यानी ज़्यादातर जिसे आप कह देते हैं ना, नजला, तो एक तरह से ये किसान फेफड़ा डिजीज भी होती है। अच्छा, ब्लैक लंग, यानी ब्लैक लंग क्या है, कोल्वेस्टर की न्यूमोकोनियोसिस, कोयले की धूल के लंबे संपर्क के कारण होती है। और कोयले की, यानी खास तौर पर कोयले की खनन में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन सी डिसीज़ होती है, ब्लैक लंग होती है। और वाइट लंग एस्बेस्टोसिस होती है बच्चों, एस्बेस्टोसिस का सामान्य नाम है
वाइट लंग एस्बेस्टोसिस से होती है, एस्बेस्टोस युक्त पदार्थों से होती है, अंत उपयोग पर कम काम करने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है, और अन्य व्यावसायिक फेफड़ों में एक बीमारी और होता है जैसे सिलिकोसिस सिलिकोसिस सिलिकॉन से होती है, ग्राइंडर अस्थमा या पोटर्स रोट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना। जो माइंस में काम करते हैं बच्चों ज़्यादातर लोग हैं, उनमें खास तौर पर एस्बेस्टोस बीमारी होती है। आज एक और अग्निशामक के कपड़े बंद क्यों किए गए थे? जो पहले एस्बेस्टोस से बनते थे उनको वाइट लंग डिसीज होती थी, इसलिए एस्बेस्टोस से अग्निशामक के कपड़े भी हटा दिए गए। और आजकल अग्निशामक के कपड़े किससे बनते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में अभी ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो एक याद रखना कि सिलिकोसिस, जिसे हम ग्राइंडर अस्थमा भी कहते हैं, और पार्ट्स रोट के रूप में भी जाना जाता है, पार्ट्स रोट के रूप में जाना जाता है किसको? सिलिकोसिस को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में आरबीसी उत्पादन का नियमन एक हार्मोन द्वारा पूरा किया जाता है, खालिस्तान के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये हमारे पास बच्चों कि ये जो हार्मोन है, देखो मानव शरीर में आरबीसी यानी रक्त की अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो आरबीसी की बनना दर है वो कम हो जाती है। उस टाइम किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो क्या करता है? आरबीसी बनने में मदद करता है बच्चों। तो ये खास क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी उत्पादन का नियमन किस हार्मोन द्वारा पूरा किया जाता है? स्रावित किया जाता है। और वो हार्मोन स्रावित किससे होता है? किडनी यानी गुर्दे से होता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, आरबीसी उत्पादन का नियमन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। खारे पानी के पौधों को क्या कहते हैं बच्चों? हेलोफाइटस। अम्लीय पौधों को ऑक्जिलोफाइटस कहते हैं। रेत पर उगने वाले पौधों को सेमोफाइटस कहते हैं। बात सही है बच्चों। ऑप्शन क्या लगाओगे? तीनों, ये तीनों हमारे सही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। आगे चलिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार करें। कि जबकि नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद है। यानी ये बात किसकी कर रहा है बच्चों? केंद्रक की। ये जो नाभिक है, नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? मौजूद। ये कथन आपका सही है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित है। हाँ, ये बात भी सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता झिल्ली युक्त। तो ऑप्शन क्या आपके पास? एक और दो, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। पशु और पौधों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित है, जबकि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? मौजूद होता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन को क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल होती है बच्चों। स्पाइरो गायरा भी बोलते हैं इसको, स्पाइरो गायरा, ठीक है। और बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोट हैं। उदाहरण के तौर पर पशु और पौधों में कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है और न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होता है, ठीक है। आगे तो निम्न पे विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अंत प्रवर्धित द्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया तो चलो ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट भी ठीक है, क्लोरोफिल। अंत प्रद्रवी जालिका का होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होती है। और गोल्जी बॉडी यानी इनमें से पूछता है कि कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन है, यानी कौन से द्वि कोशिका झिल्ली यानी दोरी कोशिका झिल्ली वाले कोशिकांग हैं ये। तो दोहरी झिल्ली पाई जाती है इनके ऊपर। तो वो कौन से हैं? ये सभी हैं बच्चों, सब पे दोहरी झिल्ली होती है। तो 1 2 3 4 हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं ये सारे। सेल ऑर्गेनल का मतलब होता है कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी सारे क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिसा परीक्षण और पश्चिमी धब्बा परीक्षण, एलिसा आ जाए और पश्चिमी धब्बा आ जाए, दोनों किसके लिए लागू होते हैं बच्चों? एड्स के लिए। ऑप्शन कौन सा आपके पास? सी। चलिए नेक्स्ट बताते हैं इसमें। एलिसा परीक्षण और पश्चिमी धब्बा परीक्षण रक्त में एचआईवी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। क्लियर? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलिसा परीक्षण और पश्चिमी धब्बा परीक्षण रक्त में किसका पता लगाते हैं? तो एचआईवी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़े में देखिए बच्चों, मैरोगैनिन अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है, गैमेटोगोनिन स्पोरोजोन्स के यौन चक्र का एक चरण जिसमें युग्मक बनते हैं, गैमेट्स तैयार होते हैं, और स्पोरोगोनिन
तो स्पैरोगोनिन क्या है कि यौन और अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। उपरोक्त में से कौन सा सही है बच्चों? हमारे पास है तीनों ही हैं। क्लियर, एक दो और तीनों जोड़े सत्य हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन के उत्पादन और प्रजनन हार्मोन को विनियमित करने के लिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है? तो कौन सी है बच्चों? पीनियल। क्या होती है? मेलाटोनिन किससे जाता है? पीनियल ग्रंथि से आता है। तो देखिए पीनियल ग्रंथि प्राथमिक कार्य मेलाटोनिन का उत्पादन है जो स्कैडियन लय को बनाए रखता है और प्रजनन हार्मोन को विनियमित करने में मदद करता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन को विनियमित करने में मदद कौन करता है? तो पाइनियल ग्रंथि से स्रावित मेलाटोनिन हार्मोन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मानव शरीर में आप कौन सी कोशिकाओं और रोड कोशिकाओं को कहाँ पाते हैं? कौन कोशिकाओं का मतलब होता है बच्चों? शंकु कोशिकाएं, और रोड कोशिकाओं का मतलब होता है छड़ कोशिकाएं। तो ये हमारी आंख से संबंधित है। अब समझ गए होंगे, आंख की रेटिना से संबंधित होती है बच्चों। देख लीजिए, आंख का रेटिना शंकु कोशिकाएं आंख के रेटिना में 3 प्रकार के फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं में से एक है। 3 प्रकार की फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं, जिसमें से शंकु और क्या दी है? एक रोड कोशिकाएं। रेड कोशिकाओं की विपरीत होती है। रोड जो है वो इन कोशिकाओं के विपरीत वे अपेक्षाकृत उज्ज्वल प्रकाश में रंग, दृष्टि और कार्य के लिए जिम्मेवार हैं, जो मंद प्रकाश में बेहतर काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से कर लेना और बाकी इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर साइंस बाय सिलोद के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। जबकि विलयी छोटी आंत में मौजूद होते हैं। विलयी क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे उंगली जैसी रचनाएं होती है, माइक्रो विलयी कहते हैं उनको। ठीक है, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर भी बोलते हैं उन्हें बच्चों, सूक्ष्मांकुर होते हैं वे, बड़ी आंत में अनुपस्थित होते हैं। ये बात सही है। बड़ी आंत की तुलना में छोटी आंत लंबी होती है। तो उपरोक्त कथन दोनों क्या आपके सत्य हैं? चलिए, दोनों कथन क्या हैं? सत्य है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ल्यूकेमिया सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के अति प्रवाह का कारण बनता है। सही है बच्चों, यानी आपके पास आरबीसी जब डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ल्यूकेमिया के मरीजों का कीमोथेरेपी के साथ इलाज किया जाता है। देखो, ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है जो कीमोथेरेपी से हो भी सकती है, लेकिन इसका उपचार भी कीमोथेरेपी से किया जाता है। ये खेल है इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? एक। तो क्लोरोफिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। यह दृश्यमान स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में हरी रोशनी को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो देखो, हरी रोशनी को अवशोषित नहीं करता है बच्चों, परावर्तित करता है। पहला कथन आपका सत्य है, तो क्या आएगा इसमें से? केवल एक आएगा। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत, क्योंकि क्लोरोफिल लाल और नीली रोशनी में क्या होता है? अवशोषित करता है, लेकिन हरे रंग की रोशनी को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन से रक्त जन्मजात संक्रमण हैं? हेपेटाइटिस ए, बी, सी और क्या है? डी। तो आपके पास पीछे वाले 3 हैं, ये आपके जन्मजात संक्रमण है। हेपेटाइटिस ए बाद में होता है, जो यकृत से संबंधित है। तो केवल आपका क्या है? 2, 3 और 4 है बच्चों। देखो, हेपेटाइटिस एक ए जो है वो एक वायरल यकृत रोग करता है। याद रखो, हेपेटाइटिस जो ए है वो आपका वायरल यकृत रोग करता है। हल्के से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, यानी छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस एचवी दूषित भोजन और पानी की घुस के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी रक्त जनित, यानी बी और जो सी है वो रक्त जनित संक्रमण है। याद रखना, रक्त जनित संक्रमण है, जिसमें हेपेटाइटिस बी का महत्वपूर्ण संचरण प्रारंभिक जीवन में होता है, और हेपेटाइटिस सी असुरक्षित इंजेक्शन, यानी ये तो शुरुआत में बच्चे के जन्म से चल सकता है। ये नंबर सी वाला जो है ये इंजेक्शन या दवा के उपयोग से हो सकता है, चिकित्सा प्रक्रिया में शामिल है। इसी तरह हेपेटाइटिस डी संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। और जो हेपेटाइटिस डी है बच्चों, वो संक्रमित रक्त के, यानी किसी बच्चे को रक्त चढ़ाया जाता है उससे हो सकता है। तो हाल ही खबरों में एक क्वेश्चन आया था ये भी, कि विश्व संगठन जो WHO है ने अपनी पहली ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में कब तक मुक्त होने की बात कही है? तो 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों बातें हैं बच्चों, WHO से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है, कवक करता है, समुद्र एनीमोन करता है। तो हमारे पास बच्चों
ओनली एंड ओनली अगर इसमें बात करें प्रकाश संश्लेषण से कौन प्राप्त करता है, साइनो बैक्टीरिया करता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, केवल ए, ठीक, एक है। और ऑप्शन कौन सा था इसमें, बी। तो क्लोरोफिल कवक समुद्री एनीमोन में मौजूद नहीं होते, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर। तो चलिए, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक निमोनिया का एक गंभीर रूप है, बात सत्य है। यह कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक वायरल श्वसन रोग है। तो ऑप्शन क्या आपका, सी। दोनों सही है बच्चों, कि आपके पास गंभीर तीव्र सिंड्रोम जो श्वसन का है वो कोरोना वायरस के कारण होने वाला एक वायरल श्वसन रोग है, जिसे सारस संबंधी कोरोना वायरस कोविड कहा जाता है। सारस को क्या है कि पहली बार जनवरी 2003 में एशिया में सूचित किया गया था। यह निमोनिया का एक गंभीर रूप है। और SARS फैलने का मुख्य तरीका करीबी व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क है, जो आज के टाइम क्या है कि यही चीज़ हमारे इस कोविड-19 में जो चल रही है बच्चों, ये इसी का रूप है। तो चलिए, बायोगैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो देखो, बायोगैस में क्या कहा गया है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, नंबर एक। नंबर दो, LPG के विपरीत बायोगैस को सामान्य ताप के तहत तरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी LPG के विपरीत बायोगैस को सामान्य तापमान के तहत तरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास बच्चों इसके अंदर ऑप्शन एक और दो दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के शरण से उत्पन्न होती है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के निशान भी शामिल हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों कथन सत्य हैं। बैक करके एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो LPG के तहत विपरीत बायोगैस को क्या सामान्य ताप पर तहत तरल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तापमान नीचे करना पड़ता है। बात खत्म है इसके लिए। ठीक है, आगे अब आता है निम्नलिखित में से कौन से रक्त में जन्मजात संक्रमण है? ये बता दिया बच्चों, ये हेपेटाइटिस का हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? मातृ एवं नवजात टेटनस से, रास्ते से हटना, योज बोलते हैं बच्चों इसे, योज डिसीज। ठीक है, पोलियो और क्या छोटी चेचक, इन सब से क्या निजात में क्या घोषित कर दिया गया? 1 2 3 4 चारों ही है बच्चों। तो भारत को, अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य है में बाधा का हिस्सा नहीं है? तो मेरुदंड नहीं है, सेरेबेलम नहीं है, हाइपोथैलेमस नहीं है, या क्या है कि बेसल गैंग्लिया नहीं है। तो 1 3 और 4 बच्चों, मेरुदंड, हाइपोथैलेमस और क्या है कि बेसल गैंग्लिया। इसमें आंसर क्या बनता है आपके पास? सिर्फ है सेरिबेलम, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका 1 3 और 4 है। ठीक है, तो देखो बच्चों 1 3 और 4 में आपने देख लिया ऑप्शन कौन सा अपने पास, ए। तो रीढ़ की हड्डी एक वयस्क में लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी संवेदी संतेजी प्राप्त करता है, इन्हें मस्तिष्क में भेजता है। हिंड ब्रेन रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के गोलार्धों के बीच स्थित है, मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा, और इसमें मज्जा पोन्स और सेरेबेलम शामिल है। तो हाइपोथैलेमस और बेसल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी बच्चों इसकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा, यहाँ सेपा क्या दर्शाता है? तो एलियम बच्चों पहले जो आगे होता है ना, ये हमारे पास, और ये जो वर्ड लिखे होते हैं दोनों वंश और जाति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आगे वाला वंश है, पीछे वाली जाति, जाति का अर्थ है प्रजाति विशेष। तो प्रजाति परिवार की प्रजाति को दर्शा रहा है। ठीक है, जीन्स को नहीं दर्शा, वंश क्या होते हैं, जीन्स में आते हैं। ठीक है, तो आगे अब आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन बच्चों एलियम सेपा कि प्याज का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या, एलियम सेपा। सेपा किसको दर्शाता है? प्रजाति टैक्सोनॉमी को पदानुक्रम में लेके आता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी दो सब्जियां एक ही जीन्स सोलनम में है? सोलनम जीन्स में क्या आती है? आलू और बैंगन आते हैं बच्चों, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बता देते हैं कि आलू और बैंगन में कई सामान्य विशेषताएं हैं, इस प्रकार एक ही जीन सोलनम में शामिल किया गया है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम है, और सोलनम मेलोनगेना है जो नाम दिया जाता है। मेलोनगेना और ट्यूबरोसम ये दोनों नाम दिए गए हैं किसको? आलू और बैंगन को। दोनों सोलेनेसी परिवार से हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को हम क्या कह सकते हैं? तो इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? स्टोमा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है बच्चों कि गैसों के विनिमय के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो एपिडर्मिस में मौजूद है पौधों की पत्तियों में, वो क्या है हमारे पास है?
स्टोमा, स्टोमेटा। आगे, यह जीन क्या कहलाता है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं? तो डुप्लीकेट जीन्स कहलाते हैं, पॉलीओट्रोपिक जीन कहलाते हैं, पॉलीमर जीन, या क्या है कि SUHB। तो इन्हें बच्चों क्या कहते हैं? पॉलीओट्रोपिक जीन कहा जाता है। सिंपल है, पॉलीओट्रोपिक जीन एकल जीन में दो या अधिक फिनोटाइपिक भाव या वर्ण हो सकते हैं। एकल जीन के कई फिनोटाइपिक प्रभाव को पोली पोली पॉलीट्रोपिज्म कहा जाता है। प्लियोट्रोपिज्म नहीं है बच्चों, ये पॉलीट्रोपिज्म याद वर्ड करना, पॉलीट्रोपिज्म कहा जाता है। इसलिए इस घटना से जुड़े जीन को प्लियोट्रोपी जीन कहा जाता है। तो पॉलीट्रोपिक कहा जाता है, पॉली वर्ड है ये। तो चलिए, निम्न स्तनधारियों में से कौन से अत्यधिक बुद्धिमानी हैं? समझ गए होंगे कौन सा है? डॉल्फिन। सोचने की जरूरत नहीं है। डॉल्फिन के बारे में बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें, उनकी सहानुभूति, परोपकारिता और लगाव की भावनाएं, घायल व्यक्तियों की मदद करने के आदत प्रजाति अवरोध के पार फैली हुई है, क्योंकि मनुष्य को सांस लेने के लिए डॉल्फिन के कई खातों से निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एक, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सैनिकों की वर्दी के लिए सर HB लम्सडेन ने और W हॉडसन ने 1848 में कौन सा कपड़ा पेश किया था? तो वो वर्ड क्या था? खाकी। नेक्स्ट, उत्तर खाकी है। भारत ब्रिटिश में क्या कि औपनिवेशिक सैनिकों की वर्दी के लिए सर HB लम्सडेन ने और हॉडसन द्वारा खाकी पेश किया था। लम्सडेन ने 1848 में खाकी नामक एक अजीब नई मिट्टी के रंग की वर्दी का उपयोग शुरू किया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन रेसे से जोड़ के डाला है बच्चों यहाँ पर। आगे आता है, पेस मेकर शरीर के निम्नलिखित अंगों से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जरूरत नहीं है बच्चों, किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे पास हार्ट है, जिसको आप क्या कहते हैं? दिल के साथ जुड़ा हुआ है पेस मेकर। ठीक है, तो पेस मेकर एक छोटा उपकरण है जिसे असामान्य हृदय ताल, ताल का मतलब होता है बीट, नियंत्रित करने में मदद करने के लिए छाती या पेट में रखा जाता है। यह उपकरण दिल को यह सामान्य दर पर हरा देने के लिए विद्युत दालों को क्या है कि उपयोग करता है। विद्युत संकेतों को दालों दल का होता है, पेसमेकिंग करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। मादा एनाफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस बीमारी से होता है? कि मादा एनाफिलीज चिकन पॉक्स से, हैजा, मलेरिया, या क्या हमारे पास मलेरिया। किससे आएगा? मलेरिया से। जरूरत ही नहीं है। एनाफिलीज जीन्स मच्छरों की कुछ प्रजातियां, उन प्रजातियों की केवल मादा मलेरिया का संक्रमण कर सकती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका सेल वाले परजीवी के कारण होता है, और मलेरिया परजीवी जिगर में फिर संक्रमित व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में तेजी से गुणा करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने मलेरिया के कीटाणुओं को खोजा था? तो चार्ल्स लुइस और अल्फांस लॉवरेन ने दोनों ने मिलकर क्या है कि मलेरिया के कीटाणुओं को खोजा था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हाल देख लीजिए। दोनों ने 1907 में परजीवी प्रोटोजोवन की अपनी खोजों के लिए मलेरिया और ट्राइटोसोमियासिस जैसे संक्रामक रोगों के कारक के रूप में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। 1907 में दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके लिए। तो चलिए, मानव शरीर में किडनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? सोचने की जरूरत नहीं है आपको, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो कि समाप्त कर गुर्दे के माध्यम से गुर्दा शरीर के अपशिष्ट मूत्र हानिकारक रसायनों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ये अच्छी चीज़ है बच्चों। जिब्रेलिक ऑक्सिन्स, साइटोकानिन, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन आपका पादप हार्मोन है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसको देख सकते हो। तो थायराइड नहीं है, ये हार्मोन, दो हार्मोन है। तो थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित जारी किए जाते हैं, अथवा मानव शरीर में ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, गिब्रेलिक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पौधे के हार्मोन है। ठीक है, चलिए तो इसमें याद रखना है, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन ये तो मानव शरीर के हैं, जिब्रेलिक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये तीनों क्या हैं? पौधे से हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर, ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल पावर हाउस के रूप में शरीर में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की मेजबानी करता है। सेलुलर यानी रेस्पायरेशन के लिए भी सबसे मुख्य कौन सा कोशिकांग माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया माना जाता है। और इसी में एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है? समृद्ध होती है, जो अणुओं के रूप में कैप्चर और पैकेज करती है। चलिए नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है बच्चों। तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओगे कि कवक की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति और शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये आप कमेंट में डालोगे बच्चों।
चलिए नेक्स्ट आपको बता दिया है मैंने, दीवार परतों के व्यवस्थित। सेलुलोज क्या है? माइक्रोफाइब्रिल या हेमिक्यूलोज और पैक्टिन, लिग्निन या घुलनशील प्रोटीन होता है। प्लांट सेल की दीवारें मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मैक्रोमोलेक्यूल है। सबसे प्रचुर मैक्रोमोलेक्यूल सेलुलोज होता है। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए वैक्सीन की खोज की थी? तो चेचक के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए की थी बच्चों। चलिए बता देते हैं कि एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक दोनों ही थे। चेचक के टीके के अग्रदूत कहे जाते हैं। इनको दुनिया का पहला टीका या पहली वैक्सीन, टीकाकरण शब्द वरियोल वैक्सीन के से लिए गए हैं। यह शब्द जेनर द्वारा तैयार किया गया जो चेचक को दर्शाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच कील के लिए फ्रांसीसी शब्द किस मसाले के लिए आता है? तो ये बच्चों लौंग के लिए आता है। कील, कील क्या लौंग जैसा होता है, तो कील लौंग जैसी होती है। तो विच कील के लिए क्या कि फ्रांसीसी शब्द किसके लिए है? लौंग के लिए है। तो लौंग भूरे, कड़े और नाखून के आकार के होते हैं। अंग्रेजी नाम लैटिन क्लेव्स, क्लेव्स कील से निकलता है। और नाखून के लिए फ्रांसीसी शब्द क्लाउड है। तो मसाले के रूप में पूरा या पाउडर के रूप में लौंग का उपयोग दुनिया भर के व्यंजनों में किया जाता है। तो किसको नाम दिया गया? लौंग को दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लेगॉन निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है बच्चों? व्हाइट लेगॉन यानी लेग पीस किस में गिना जाता है? मुर्गी से। तो मुर्गी का मांस खाने वाले बंदे क्या करते हैं? लेग पीस बोलते हैं। तो व्हाइट लेगॉन किसकी नस्ल है बच्चों? चिकन की, जो किससे जुड़ी हुई है? मुर्गी से। ठीक है। लेगॉर्न, थोड़ा सा इसको शॉर्ट बना देते हैं। देखो अब देखो, ऑप्शन ए है बच्चों लेगोर्न, मध्य इटली के टक्सनी उत्पन्न होने वाली मुर्गी की एक नस्ल है। 1828 टक्सनी पश्चिमी तट पर बंदरगाह शहर लिवोर्नो से पक्षियों की पहली बार उत्तरी अमेरिका में निर्यात किया गया था। उन्हें शुरू में इटालियंस कहा जाता था, लेकिन 1865 में इनका नाम बदलकर लेगोन के रूप में रखा गया है। ठीक है। तो चलिए, सांप, कछुए, छिपकली और मगरमच्छ जानवरों किस श्रेणी में आते हैं? तो ये बच्चों किस में लिए जाते हैं? सरीसृप में लिए जाते हैं। रेप्टिलिया हैं। देख लीजिए, सरीसृप वर्गीय रेप्टिलिया टेट्रापोड जानवर हैं, जिनमें आज के कछुए, मगरमच्छ, सांप, एम्फीबियन, छिपकली, तुतारा और अनेक विलुप्त रिश्तेदार शामिल हैं। इनके ऐतिहासिक रूप से आधुनिक उभयचरों के साथ संयुक्त इन परिवार सरीसृप आदेशों के अध्ययन को हेरिटोलॉजी कहा जाता है। इनके अध्ययन को हेरिटोलॉजी कहा जाता है बच्चों। और डायनासोर भी क्या है कि इसी परिवार का सदस्य माना जाता है। ठीक है। तो चलिए, मादा एनोफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस बीमारी से होता है? तो किससे संबंधित है? मलेरिया से है बच्चों। एनोफिलीज जीन्स के मच्छरों की कुछ प्रजातियां प्लाज्मोडियम है, ये मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। हाँ, मानव शरीर के विभिन्न भागों में निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन को वहन करता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, जिनमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, अंदर प्रोटीन है, ऑक्सीजन ले जाता है। रक्त कोशिकाएं आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है और इसे आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो चलिए, जमे हुए खाद्य पदार्थों के आविष्कारक कौन थे बच्चों? हमारे पास क्लेरेंस बर्डे। तो क्लेरेंस बर्डे है, उसे क्या कहा जाता है? खाद्य पदार्थों के आविष्कारक कहा जाता है बच्चों। क्लेरेंस बर्डेज, क्लेरेंस फ्रेंड बर्ड से एक अमेरिकी आविष्कार, उद्यमी और प्राकृतिकवाद थे। इनके आधुनिक जमे हुए खाद्य उद्योगों को संस्थापक माना जाता है। ठीक है। तो चलिए, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है हमें? विटामिन डी, जो हमें किससे मिलता है? सूर्य प्रकाश से। तो ये हमने क्या पहले कर लिया है बच्चों, सभी को अच्छे से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साबुन का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है? तो ऑप्शन क्या लगाओगे? ए, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सरफेस टेंशन, भूतल तनाव कहा जाता है इसे। चलिए, भूतल तनाव के बुलबुले गोलाकार होते हैं क्योंकि सतह पर तनाव नामक एक आकर्षण बल होता है, जो पानी के अणुओं को सबसे अधिक संभव समूह में खींचता है और जिससे भी संग्रह के कणों के प्राप्त सकने वाला सबसे कठिन समूह एक साथ गोले के में पैक हो जाता है। तो इससे बूंद रूप बनता है। किस राज्य के पर्यटन अभियान प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता था? ये किसने जीता था बच्चों? केरला ने जीता था। साइंस से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है ये, दो पर्यटन से जोड़ दिया। विश्व स्तरीय प्रशंसित अभियान ह्यूमन बाय नेचर के मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया। इस साल के पुरस्कारों ने 3 ग्रैंड टाइटल विजेताओं, 21 स्वर्ण पुरस्कारों की उपलब्धियों को सम्मानित किया। केरल को 3 ग्रैंड टाइटल विजेताओं में से एक मिला और बीजिंग में एक आवासीय प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो इसमें पूछे कि घोषणा कहाँ है? तो बीजिंग के एक समारोह में की गई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे करंट अफेयर्स को रिलेट करता है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का का उपयोग प्रधान भोजन के रूप में किया जाता है? तो मक्का का प्रयोग प्रधान भोजन के रूप में कहाँ होता है? दक्षिणी मध्य अफ्रीका में होता है बच्चों।
यानी दक्षिणी अफ्रीका के किस हिस्से में होता है? मध्य अफ्रीका में बोलोगे आप हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो मक्का एक अनाज की फसल है जो व्यापक रूप से कृषि, पर्यावरणीय, वातावरणीय में दुनिया में भर में उगाई जाती है। और अनाज विटामिन ए, सी और ई, कार्बोहाइड्रेट और आवश्यक खनिजों में समृद्ध हैं, जिसमें 9% प्रोटीन होते हैं। वे आहार, फाइबर और कैलोरी में भी समृद्ध हैं, जो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। स्टेपल फूड के रूप में पूछा जाता है बच्चों इसका, कि स्टेपल फूड एक ऐसे भोजन का नाम है जिसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और पूरे साल खाया जा सकता है। यह मध्य अफ्रीका के 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेपल है भोजन। यहाँ से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि स्टेपल भोजन के रूप में मध्य अफ्रीका के लोग क्या खाते हैं? तो आपके क्या खाते हैं वो बच्चों? मक्का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्का उपयोग प्रधान भोजन है किसके लिए? मध्य अफ्रीका के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आम की एक फसल नहीं है? तो लाल डक्का आम की एक किस्म है नहीं। अल्फांसो, सिंधुरा और बंगाना पल्ले ये सब आम की नस्लें हैं। तो लाल डक्का लाल बैंगनी त्वचा के साथ केले की नस्ल होती है बच्चों। अन्य भारत में पाए जाने वाले आमों की किस्में थी वो हमने बता दी। अब निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय यानी उपापचय। तो राइबोसोम क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन कौन सा अपने पास है? सी। क्लियर, देख लीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिकाओं में राइबोसोम द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटीन का संश्लेषण है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण। न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने भी होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसके बीच की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है हमारे पास? नेफ्रॉन बच्चों कहाँ होती है? गुर्दे में होती है, किडनी में। किस में होती है? किडनी में होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देख लीजिए। किडनी की कार्यात्मक नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन है और छोटी फिल्टरिंग इकाइयों के रूप में काम करते हैं। ये मैंने वैसे भी पहले भी बताया था बच्चों। डाल्टनवाद वह नाम है जिसे निम्नलिखित में से किस विकार के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यह नाम परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन के सम्मान में रखा गया था। तो इसे रंग अंधापन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रंग अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, डाल्टनवाद का अर्थ लाल हरे रंग के प्रकार से होता है, जिसे ड्यूटोनोपोपिया या ड्यूटेरोनोमली के नाम से भी जाना जाता है। डाल्टनवाद शब्द केमिस्ट, भौतिक विज्ञानी जॉन डाल्टन के नाम से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शब्द कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है बच्चों, अच्छे से याद रख लेना। बी समूह विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनमें से अधिकांश कार्बनिक अम्ल है, उनमें से अधिकांश पानी में घुलनशील है, उनमें से अधिकांश को शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, या सभी सही है? देखो बच्चों, ये ज़्यादातर कार्बनिक अम्ल नहीं है, अधिकांश शरीर में संश्लेषित नहीं होते, ये ज़्यादातर किस में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। ठीक है, तो अधिकांश पानी में घुलनशील है। तो बी विटामिन क्या है कि घुलनशील विटामिन का एक वर्ग है जो सेल उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, और मांस में भी विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी 8 युक्त आहार पूरक को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पित्त को खाली स्थान में एकत्रित किया जाता है? तो लीवर में, पित्ताशय में, डोडेनम में, कैनाल या प्लीहा। तो पित्त कहाँ स्टोर होता है बच्चों? गाल ब्लैडर, पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्त एक पस्पाइसीकारी तरल होता है, यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। फिर ग्रहणी में जाके क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है, और पित्त में पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णक से बना होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? अक्षारीय होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और चाल्कोपाइराइड और विटामिन B12 में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः निम्न हैं। तो देखो, हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, पहली बात। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। चाल्कोपाइराइड में होता है कॉपर। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। अब सोच लीजिए बच्चों कौन सा आंसर होगा? दोबारा से बता देता हूँ, हेमोग्लोबिन में होता है आयरन, Fe। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। चाल्कोपाइराइड में क्या होता है बच्चों? कॉपर। ठीक है, और उसके बाद विटामिन B12 में साइनोकोबालमिन, तो कोबाल्ट। तो क्या है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और क्या हुआ? कोबाल्ट। तो ऑप्शन कौन सा बनता है अपना? बी। क्लियर है, चलिए तो देख लीजिए, हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, चाल्कोपाइराइड, विटामिन B12 में पाए जाने वाले क्रमशः तत्व है यही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन, ग्लूटिन और कोलेजन में कौन सा
प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है बच्चों? एल्बुमिन पाया जाता है। अंडे में एल्बुमिन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। एल्बुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन का एक परिवार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन कैसी होती है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, जो पानी में घुलनशील है, मध्यम रूप से घुलनशील, नमक के घोलों में घुलनशील है और उष्मा विकृतीकरण का अनुभव करते हैं। जिन पदार्थों में एल्ब्यूमिन होते हैं उन्हें एल्ब्यूमिनॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आड़ू, चेरी, प्लम और खुमानी में खाद्य भाग कौन सा है? तो देखो, आड़ू का, चेरी का, प्लम का और खुबानी का खाद्य भाग कौन सा होता है बच्चों? एंडोकॉर्प होता है। जो आड़ू का है वही किसका होगा? खुमानी, प्लम और किसका है? चेरी का। तो कौन सा होता है बच्चों अपने पास? एंडोकॉर्प। यानी इनके बाहर एंडोकॉर्प है और अंदर क्या निकलता है? बड़ा बीज निकलता है। तो देखो, एंडोकॉर्प है, परिकार्प या फल की अंदरूनी परत के लिए एक वनस्पतिक शब्द है जो सीधे बीजों को घेरता है, यानी अंदर बीज होता है, बाहर उसके परत है। यह साइट्रस के रूप में झिल्लीदार हो सकता है, यहाँ जहाँ यह बसम या गाढ़ा या कठोर होता है, जैसे कि परिवार के पत्थर के फल जैसे कि आड़ू, चेरी, आलू बुखारा और खुबानी। नट्स में या स्टोनी लेयर है जो पेकान, अखरोट आदि के कर्नेल को घेर लेती है, जो खपत से पहले हटा दी जाती है। और खट्टे फलों में एंडोकॉर्प को खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें खंड भी कहा जाता है। और खंड रस क्या होती है? पुटिकाओं से भरे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों किसकी? एंडोकॉर्प की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में कुछ जैव रासायनिक होते हैं जो कोशिका मान्यता और अंशजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो हैं, तो वो क्या आपके पास बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन और जाइकोलिपिड्स। यानी आपको एक तो याद रखना प्रोटीन और एक याद रखना लिपिड्स। तो प्रोटीन और क्या होते हैं? लिपिड्स। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और जाइकोलिपिड्स कोशिका झिल्ली में कुछ जैव रासायनिक होते हैं जो कोशिका मान्यता और अंशजन के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड होती हैं, यानी जाइगोलिपिड्स हैं। कोशिका झिल्ली की सतह पर लिपिड प्रोटीन में अक्सर कोशिकाओं की सतह से कम कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला होती है, जिन्हें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है लैंगरहैंस के आइसलेट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैंगरहैंस इजलेट बच्चों पैंक्रियाज में होती है। अग्नाशय किस में होती है? अग्नाशय। अग्नाशय आपकी ऐसी ग्रंथि है, विसरित ग्रंथि कहते हैं जिसको, और जिसमें से लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस हिंदी में कहते हैं ना, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वो अग्नाशय से है। और लैंगरहैंस द्वीप से क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? हार्मोन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से आपके पास बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो मधुमेह रोग से बचाता है। ठीक है, तो चलिए इंसुलिन है। लैंगरहैंस की अग्नाशी इजलेट्स, आइसोलेट्स आग्नाशी के क्षेत्र होते हैं जिसमें अंतःस्रावी होते हैं, जिन्हें हार्मोन उत्पादक कोशिका भी कहा जाता है। उन्हें इंसुलिन उत्पादक के उत्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मोलस्का है? हमारे पास कटल फिश है, सिल्वर फिश है, डॉग फिश है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कटल फिश किस में आता है बच्चों? मोलस्का। मोलस्का प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ माना जाता है, सेकेंड किंगडम ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सेकंड सबसे बड़ा किंगडम कौन सा माना जाता है? मोलस्का। पहला आर्थ्रोपोडा था। ठीक है, तो देखो कटल फिश है, कटल फिश या कटल सिपियाडा के समुद्री मोलस्का हैं। ठीक है, अकशेरुकीय जानवरों का एक महत्वपूर्ण फुल है, यानी क्या है कि एक किंगडम है, फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुक जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा फैलम यही है। ठीक है, दूसरे बड़ा जगत अकशेरुकियों का यही माना जाता है बच्चों, आर्थ्रोपोडा के बाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान विलायक से यात्रा करता है। समाधान को पतला करने के लिए केंद्र समाधान, केंद्रित समाधान के लिए पतला समाधान, सॉल्वेंट एस्मस में यात्रा नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए लगाओगे बच्चों, समाधान को पतला करने के लिए केंद्रित समाधान। यानी फ्लो जो होता है ना, वो सॉल्वेंट से किसकी ओर होता है? केंद्रित का मतलब होता है बच्चों सांद्रित समाधान, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है कि जैसे झिल्ली लगा दी, इस तरफ बच्चों पानी है और इस तरफ अगर चीनी का घोल है, इस तरफ क्या है? चीनी का घोल। तो इस मेम्ब्रेन से पानी क्या करेगा? इधर आएगा, किसकी तरफ? पानी से चीनी की ओर।
तो इसका मतलब इसे क्या कर रहा है, पतला कर रहा है। तो यानी कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर बहना, इसका अर्थ ये है। तो समाधान को पतला करने के लिए केंद्रित समाधान, ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, आगे तो ये हो गया आपके पास, बता दिया। चलिए अब आता है पाचन निम्नलिखित में से किसका एक कार्य नहीं है। तो पाचन में पेप्सिन तो होता है, रेनिन होता है, ये दो तो ठीक है, लेकिन बायोटीन आपका नहीं है। बायोटीन आपकी विटामिन बी है बच्चों, B3 को कहा जाता है, जो हमारे पास एक खास है, इसे विटामिन एच के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन भोजन के पाचन में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एक्टिनोमाइसिटीज निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है। एक्टिनोमाइसिटीज बच्चों क्या होते हैं, कवकसम जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, कवकसम जीवाणु, जो आपके ग्राम धनात्मक जीवाणु बोले जाते हैं, और जिनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती है, दवाइयाँ। तो एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, एक्टिनोमाइसिटीज से ही मिलती है। देख लीजिए, एंटीबायोटिक एक्टिनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक समूह है। सतलीय और जलीय हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, चिकित्सकीय, प्रासंगिक यौगिकों जैसे एंटीबायोटिक्स आदि का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है इन्हें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ग्राउंड नट में पाई जाती है। तो डाउनी फफूंदी, बंट, इक्की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राउंड नट की बीमारी कौन सी होती है, इक्की। ठीक है, तो इक्की किससे होती है, ग्राउंड नट में पाया जाता है। मूंगफली को क्रांची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्य रूप से अपने खाद्य बीजों के लिए उगाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उप प्रकार के व्यापक रूप से उगाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है बच्चों, मूंगफली से। आगे, एक अनुवांशिक कोड निर्दिष्ट करता है कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, 20 प्रकार के होते हैं, जो बहुत सारी प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। वहाँ के रूप में कर रहे कई प्रकार के 100,000 प्रकार के प्रोटीन हैं। शरीर में समावेश केवल 20 एमिनो एसिड के संगठन से बनते हैं। ठीक है, आगे अब आता है क्वेश्चन, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को आसुत जल में रखा जाता है तो क्या होगा। पहले तो बच्चों याद रखना, आसुत जल क्या होता है, प्योर वाटर। जैसे आप लोग इसको रख दिया और इसके बाहर पानी है, तो ये धीरे धीरे फूलने लगेगी। क्या लगेगी, फूलने। तो एक्जोस्मोसिस हो जाएगा, धीरे धीरे फैलाव होगा, तो इसमें टर्गिडिटी होगी, तो मात्रा में वृद्धि होगी और क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्लियर, तो ये याद रखना है। तो मात्रा में वृद्धि और फट जाएगी। आगे क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए 3 में से सही जोड़ा कौन सा। थियामिन बेरीबेरी, विटामिन डेरिकेटस और विटामिन के शीतलता। विटामिन के शीतलता के लिए नहीं होता बच्चों। विटामिन के किसके लिए, शीतलता के लिए जो होती है वो विटामिन ई होती है, और विटामिन के किसके लिए होता है, रक्त के थक्के के लिए होता है। तो सिर्फ क्या है, थियामिन बेरीबेरी और विटामिन डी, केवल एक और क्या है कि 2 हमारे सही हैं, याद रखना। तो 1 और 2 और करेक्ट हैं। और जो स्केरिलिटी विटामिन कौन सी, स्केरिलिटी का मतलब होता है बेटो शीतलता। ठीक है, शीतलता है, ये स्केरिलिटी लिख दिया। शीतलता विटामिन ई से संबंधित है और विटामिन के रक्त के जमाव से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से किसके तपेदिक पर काम किया जाता है, किसने तपेदिक पर काम किया था। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने तपेदिक पर काम किया था। तो वो कौन सा था बच्चों, हमारे पास रॉबर्ट कॉच थे, या बेयर थे, या एरविन नेहर थे, या रिचर्ड गोल्डस्मिट। तो हमारे कौन थे, रॉबर्ट कॉच थे। ठीक है, जिन्होंने तपेदिक पर काम किया। तो वंशानुगत बीमारी माना जाता है। कोच अपने प्रयोगों के माध्यम से यह साबित करने में सक्षम थे कि तपेदिक का प्रेरक एजेंट धीमी गति से बढ़ने वाला माइकोबैक्टीरियम तपेदिक है, यानी बैक्टीरिया से होती है। उन्होंने टीबी का इलाज करने के लिए एक दवा ट्यूबरक्यूलिन विकसित करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह दवा काम नहीं आई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था। चलिए, लिपोप्रोटीन जो बड़े अणु होते हैं, जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन करते हैं, खालिस्तान होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन अणु होते हैं, वसा अणु होते हैं, प्रोटीन और वसा के अणु होते हैं, या लिपिड होते हैं। तो लिपोप्रोटीन जो बड़े अणु होते हैं, रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन करते हैं, और इसमें से हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये आपके पास दोनों होते हैं। याद रखना कि प्रोटीन और वसा के अणु। तो लिपोप्रोटीन एक जैव रासायनिक विधानसभा है, जिसमें प्रोटीन और वसा के अणु दोनों होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य रक्त प्लाज्मा या अन्य बायोलेटरल पदार्थों के रूप में पानी में हाइड्रोफोबिक लिपिड अणुओं को परिवहन करना है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि प्रोटीन और वसा के जो अणु रक्त में प्रवाह करते हैं, वो किस प्रकार के लिपिड अणुओं का परिवहन करते हैं पानी में। तो हाइड्रोफोबिक
लिपिड अणुओं का परिवहन करते हैं। ठीक है, वसा के कण हैं तो बच्चों आपके पास हाइड्रोफोबिक ही होंगे। आगे, कोई भी बीमारी जिसका नाम प्रत्यय एनसेफेलाइटिस का खालिस्तान विकार है, तो बीमारी जिसका नाम प्रत्यय इंसेफेलाइटिस का विकार है तो वो किससे है बच्चों? मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन होती है। सबसे आम कारण वायरल संक्रमण है जो बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। इंसेफेलाइटिस के दो मुख्य प्रकार हैं, प्राथमिक इंसेफेलाइटिस और माध्यमिक इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये जो इंसेफेलाइटिस डिसीज है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? बीमारी और शरीर के प्रभावित हिस्से कि जिल्द की सूजन, त्वचा, ग्लोसिटिस जीभ, पेरिटोनिटिस उदर और सिस्टिस सिकम। तो सिस्टिस आपकी सिकम से लिखी है बच्चों, ये यहाँ गलत है, बाकी सब ठीक है। जिल्द की क्या है कि सूजन त्वचा है, ग्लोसिटिस जीभ से है, पेरिटोनियस उदर से है। रहती बात है सिस्टिस। सिस्टिस किससे होती है? मूत्राशय से संबंधित होती है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये संबंधित मूत्राशय से है तो सिक्कम से नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पौधे के किस भाग को ग्लाइसिराजा गलबरा या लिकोरिस या मुलट्ठी प्राप्त की जाती है? तो ये बच्चों किससे होती है? जड़ों से होती है। देख लो आगे कि हमारे पास मुलट्ठी चूर्ण शराब की जड़ है और एक प्रभावी एक्सपेक्ट्रेंट है जिसका उपयोग प्राचीन काल से आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। उपयोग जस्ती मादू में भी किया जाता है और टूथ पाउडर है। कई कफ सिरप में आज भी लिकोरिस एक घटक के रूप में होता है। इसका उपयोग मुंह के छालों और पेप्टिक अल्सर में भी किया जाता है। तो ये एक क्या है? रूट है, यही पूछा जाता है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है? तो विलियम बेटसन को क्या कहा जाता है? आधुनिक जेनेटिक्स का फादर। जीवित जीवों के विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा जानवर विकास का सही क्रम है? तो आपके पास पहले क्या है बच्चों? छोटा एकिडना, कंगारू और वहल, ये हमारे पास क्या इसका क्रम ठीक है। यानी विकास के दृष्टिकोण से कौन सा जानवर विकास का सही क्रम है? तो एकिडना आपके पास हो गया और दूसरा कंगारू यानी जिसमें पूर्ण नहीं होता, और तीसरा क्या है? वहल सबसे बड़ा। ठीक है, ये एक रूप है बच्चों। ये क्यों लिया गया है? एकिडना जैसे क्या है हमारे पास स्तनधारी और अंडे से बनने वाला। कंगारू क्या है कि पूर्ण रूप से एक बच्चे को जन्म नहीं देता है, यानी अर्ध पोषित बच्चे को जन्म देता है। वहल पूर्ण को देता है जो सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटी शुरुआत, बीच की शुरुआत और सबसे बड़ी, ये तीन होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास विकास का सही क्रम है। एकिडना से कंगारू, कंगारू से क्या है? वहल। तो ये कड़ी मानी जाती है, एकिडना, कंगारू और क्या है? वहल। ठीक है, चलिए। लाल रक्त कणिकाओं में औसत जीवन काल कितना है? 100 से 120 दिन हो गया। चलिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति में से एक व्यक्ति का रक्त प्रकार हो सकता है तो ए ग्रुप या बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ठीक है, तो ए ग्रुप या क्या है? बी ग्रुप आपके पास क्या हो सकता है? सॉरी बच्चों, इसमें ए बॉम्बे ब्लड ग्रुप पूछा है तो इसमें क्या आएगा? उनमें से कोई नहीं, तो क्योंकि ये ग्रुप ए बी ओ होता है बच्चों। ठीक है, ये एक दिन मैंने बताया भी था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या है? ए बी ओ ग्रुप माना जाता है। इसको बॉम्बे नाम मत समझ लेना कहीं, ये बताया भी ना मैंने। ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप अत्यंत ए बी ओ समूह होता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार बॉम्बे कुछ लोगों में बीच में खोजा गया। लाल रक्त कोशिकाओं में ए बी एच, याद रखना, ए बी ओ, तो ए बी एच एंटीजन की कमी होती है जिसके उनके सिरों में एंटी ए और एंटी बी और एंटी एच होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो ए बी ओ समूह है इसमें कौन से एंटीजन्स होते हैं? तो आपके पास एंटीजन्स बी, एंटीजन्स एच और एंटीजन्स क्या होते हैं? ए बी एच होते हैं। ठीक है, तो ए बी और एच अब पता नहीं लगाया जाएगा, लेकिन पेंट्रासफ्यूजन परीक्षणों में पता लगाया जाएगा। जिन लोगों के पास बॉम्बे फिनोटाइप हैं वे एबीओ रक्त समूह प्रणाली के किसी भी सदस्य को दान कर सकते हैं, जब तक कि कुछ रक्त कारक जीन जैसे रिसस असंगत नहीं है, लेकिन वे एबीओ रक्त समूह प्रणाली के रक्त के किसी भी सदस्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमेशा ए या बी और एच एंटीजन्स में से एक से अधिक होता है, लेकिन केवल अन्य लोगों से जिनके पास बॉम्बे फिनोटाइप है।
तो हमारे पास ये एक बहुत खास ब्लड ग्रुप है बच्चों, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप से नाम से जाना जाता है। इसमें 3 एंटीजन्स के क्या है कि प्रकार की कमी होती है, ABH एंटीजन्स की कमी होती है। इनके सिरे में एंटी ए, एंटी बी और एंटी एच होते हैं। तो ABO समूह में एंटी एच का पता नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्री ट्रांसफ्यूजन परीक्षणों में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट उत्पादों, हार्मोन और आयनों में रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में उपरोक्त में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो तीनों के लिए है, वही सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन और आयनों का परिवहन संचरण किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, हृदय प्रणाली के द्वारा होता है। क्लियर है? तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो इनका है वो ब्लड सर्कुलेशन से होता है। पेनिसिलिन जिसे एक एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है, किससे प्राप्त होती है बच्चों? फंगी से प्राप्त होती है। इसे फंगस कहेंगे, जिसे हम कवक कहेंगे। और जो पेनिसिलिन मिलती है पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है, और इसे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक हेरिडिटरी बीमारी नहीं है? थैलेसीमिया, रंग अंधापन, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया। तो बच्चों ल्यूकेमिया इसमें से क्या है? एक हेरिडिटरी बीमारी नहीं है। ठीक है, जो इसके बारे में बताया था, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन ल्यूकेमिया में लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की भीड़ बढ़ जाती है। और ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो आपके शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। 4 प्रकार का ल्यूकेमिया होता है बच्चों, बताएंगे। हेटरोट्रोफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? वे सूर्य प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पिगमेंट द्वारा दोहन। वे कार्बनिक अणुओं को ऑक्सीकरण करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अणु बनाते हैं। वे विशेष रूप से ऑटोट्रॉफ का सेवन करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वे कार्बनिक अणुओं को ऑक्सीकरण करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉफ बोला है बच्चों इसने। हेट्रोट्रॉफ के बारे में निम्न में से कौन सा? तो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अणु बनाते हैं? नहीं। विशेष रूप से ऑटोट्रॉफ का सेवन करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नहीं। तो वे सिर्फ क्या करते हैं? कार्बनिक अणुओं को ऑक्सीकरण करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स के बारे का कथन। तो ऑप्शन क्या बनता है? बी। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑटोट्रॉफ सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सहित पिगमेंट का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करता है। CO2 पानी का उपयोग करके कार्बनिक अणु बनाता है। और हेट्रोट्रॉप्स अपनी ऊर्जा को ऑटोट्रॉफ से अंतर्ग्रहण करने से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य हेट्रोट्रॉफ का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य हो गया श्रृंखला में, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स कौन से हो गए बच्चों? पादप। निम्नलिखित में से ध्यान में रखते हुए बताइए, तिलचट्टा, टिकटिक, भृंग और हड्डा उपयुक्त में से कौन सा कीट हैं? तो हमारे पास जो 1 और 3 और 4 ये आपके क्या हैं बच्चों? कीट हैं। ठीक है, तो केवल 1, 3 और 4 क्या याद रखना है? 1, 3 और 4। टिक्स कीड़े नहीं हैं, जो टिक हैं वो कीड़े नहीं हैं। टिक्स और माइट्स फिल्म आर्थ्रोपोड में है, लेकिन उनका वर्ग कीट नहीं है आर्थ्रोपोड में, लेकिन वो ऑर्चिड्स में माने जाते हैं। इस प्रकार टिक्स और माइट्स वास्तव में क्या है? अर्चिड्स है, ऑर्चिड्स कहा जाता है इन्हें। चलिए, और डीऑक्सीराइबोज जो DNA का एक हिस्सा है और वंशानुगत सामग्री का एक घटक है। न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। डीऑक्सीराइबोज एक शर्करा मानी जाती है जो DNA में होती है। क्लियर है? चलिए, इसे मोनोसेक्राइड चीनी बोलते हैं। आगे आगे हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु वाउचेरिया कोलाई मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मानव आंत में पाया जाता है बच्चों, और जिसे प्रोटोजोआ खा सकता है, जिसे ई कोलाई के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम नकारात्मक, मुख्य एनरोबिक रोड के आकार का। जीन्स वाउचेरिया के कोलीफॉर्म जीवाणु है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया जो आमतौर पर आंतों में रहता है। ठीक है, चलिए आगे आता है, स्तनधारी फेफड़े में मिंट एल्वियोली की थैली एक बड़ी संख्या में होती है, प्रदान करती है। गैसों के प्रसार के लिए अधिक सतही क्षेत्र होता है। प्रेरित वायु की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक स्थान। फेफड़ों को ठीक रखने के लिए अधिक तंत्रिक आपूर्ति, और फेफड़ों को उचित आकार में रखने के लिए नहीं। ये गैसों के प्रसार के लिए क्या है? अधिक सतह प्रदान करती है एल्वियोली। तो एक अधिक सतह क्षेत्र देती है। स्तनधारियों
अधिक जटिल जीवन रूपों में दो फेफड़े हृदय के दोनों रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होते हैं। स्तनधारी फेफड़ों में मिंट एल्वियोली यानी वायु शेक कहा जाता है, वायु कूपिकाएं कहती है। बड़ी संख्या होती है इनकी, जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, किससे, रक्त के हेमोग्लोबिन हिस्से। अब क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंटी डायरेक्टिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य है। तो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य क्या है बच्चों, किडनी। किडनी का मतलब गुर्दे, ठीक है। तो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन का लक्ष्य नेफ्रॉन का अतिरिक्त वाहिनी है। एडीएच जारी किया जाता है तो कम मूत्र उत्सर्जित होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचन सामान्य रूप से खाली स्थान में होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे देख सकते हो, मनुष्य में निषेचन सामान्य रूप से फैलोपियन ट्यूब यानी अंडाशय मादा गोनाद है जिसमें अंडे होते हैं। गर्भाशय व्यंग है जो विकासशील भ्रूण को रखता है, और नाल एक ऐसी संरचना जो भ्रूण को पोषण देती है, प्लेसेंटा, ठीक है। तो चलिए आगे आता है, मस्तिष्क के किस हिस्से की खराबी के कारण मेमोरी लॉस सबसे अधिक होता है। तो सेरेब्रम। किससे होता है, सेरेब्रम। तो स्मृति हानि सेरेब्रम की खराबी के कारण सबसे अधिक होगी। सेरेब्रम सभी स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है और उनकी व्याख्या करता है। मज्जा सांस लेने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है। पोन्स स्तनधारी मस्तिष्क की सतह पर चलने वाले तंत्रिका तंतुओं का एक द्रव्यमान है, ठीक है। प्रजनन जहाँ केवल एक माता पिता की संतान को जीन होता है के रूप में जाना जाता है तो एपोमिक्सिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिक। तो याद रखना, एपोमिक्सिस प्रजनन है जहाँ केवल एक माता पिता जीन को वंश से गुजरते हैं। मूल रूप से उत्पादित संतान अनुवांशिक रूप से माता पिता क्लोन के समान होते हैं। यह विधि पौधों में, विशेष रूप से फूलों के पौधों में देखी जाती है। ब्रम्बलस यानी ब्लैकबेरी एपोमिक है। कुछ प्राधिकरण निषेचन के बिना विशेष ऊतकों द्वारा प्रजनन देते हैं या अंडाकार के मातृक ऊतकों से बीज का अलैंगिक गठन और अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन से बचने भ्रूण के विकास के लिए अग्रणी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेक्टर है, ठीक है। तो यानी कौन सी बीमारी वेक्टर है, चिकनगुनिया, जापानी एम्पेसिलाइटिस, लसिका फाइलेरिया, कालाजार और तसे तसे सारी है बच्चों। ये हमारी पांचों बीमारियां क्या है, वेक्टर है। संक्रामक डिसीज़ तो नहीं कह सकते इन्हें, ये एक तरह से कीट द्वारा होती है, या जिन्हें हम क्या है, जनित रोग, वेक्टर जनित रोग बोल सकते हैं। यानी मानव और अन्य जानवरों को, यानी दूसरों से जानवरों से नक रक्त निवारक भी बोल सकते हैं। एंथ्रोपोड्स जैसे कि मच्छरों, टिक्स और क्या है, पिस्सू, ये वेक्टर जनित वे होते हैं जो मानव और अन्य जानवरों को रक्त निवारक एंथ्रोपोड जैसे कि मच्छरों के टिक्स और पिस्सू द्वारा संक्रमण के परिणाम स्वरूप होते हैं। उनमें से कुछ चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस जेई और लसिका फाइलेरिया, कालाजार और तसे तसे आदि हैं, ठीक है। इनसे जुड़े हुए रोग हैं बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ या ईआईडी चिंता का विषय रहा है। उभरते संक्रमण रोगों में ईआईडी में वृद्धि का प्रमुख कारण है क्या है, तो एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग, बहुत अधिक मिट्टी और जल प्रदूषण, बाहरी वनों की कटाई और तीसरी दुनिया में एकात्मक रहने की स्थिति। तो इसका आंसर क्या है, भारी वनों की कटाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे जब भी बात आएगी तो हमारे ऐतिहासिक रूप से परिणाम स्वरूप वनों में कटाई की गई, जिससे जंगल के वातावरण के बीच संपर्क बढ़ता गया। और इसकी शुरुआत किससे हुई है, उष्ण कटिबंध एशिया में हुई थी, जो पशुपालन और बड़े पैमाने में जंगल के लिए स्थायी क्रॉपलैंड और मानव बस्तियों के लिए समा संशोधन इतिहास में शुरू हुआ था। आज भी मनुष्यों, घरेलू पशुओं, जानवरों, वनों और पौधों के मिश्रण के लिए उभरते संक्रामक रोगों को ईआईडी का विकास हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पारिस्थितिक रूप से संक्रामक रोग मेजबान परजीवी संबंधों का एक विस्तार है। वे एक पारिस्थितिक तंत्र के अभिन्न अंग हैं, जितना कि एक शिकारी शिकार या पौधे शिकारी शाकाहारी संबंध। इस तरह के रोगों के उदाहरण HIV एड्स, इबोला, पीला बुखार यानी येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, सोर्स रेबीज, मलेरिया, लिस्मेनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस और लेप्टोस्पोरोसिस आदि हैं। वर्तमान में इबोला तनाव को फलों के चमगादड़ से मनुष्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह सबूत है कि वनों की कटाई बीमारियों के घातक प्रकोप के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में आस्माटिक दबाव के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, तो वो हमारे पास एस्मेटिक, जो क्या कि रक्त के लिए जो जिम्मेवार होती है बच्चों, वो कौन होती है, एल्बुमिन,
एल्बुमिन होती है। ठीक है, क्या होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। तो प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन है। ये रक्त के कोलॉइडल ऑस्मोटिक दबाव को, ऑस्मोटिक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को विनियमित करने का कार्य करती है। तो अगर तुमसे पूछ लेना कि प्रासरणीय दाब भी कहा जा सकता है, ऑस्मोटिक दाब को तुम क्या याद रख सकते हो? प्रासरणीय दाब को संतुलित कौन करती है? तो एल्ब्यूमिन करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित पर विचार करें। लाल हिमपात, लाल जंग, लाल ज्वार उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सवाल के कारण होते हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल तीन, और एक, दो और तीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? एक, दो, तीन। ठीक है, तो ये तीनों है बच्चों। लाल हिमपात है क्लेमाइडोमोनास निवालिस नामक शैवाल के कारण होता है। लाल ज्वार एक आम घटना के लिए एक सामान्य नाम है, जिसे एक अलगल ब्लूम यानी जलीय सूक्ष्मजीवों की बड़ी सांद्रता के रूप में जाना जाता है, और जब यह डाइनोफ्लैजिलेट्स की कुछ प्रजातियों के कारण होता है और खिलता लाल रंग और भूरे रंग पर होता है, यह अन्य एल्गा सेफेलुरोस विरिडेसेसिन चाय के रोगों को परजीवीकृत करता है, यानी चाय की पत्तियों पर होने वाली बीमारी होती है। तो ये किससे होती है बच्चों? लाल रस्ट बोला जाता है, लाल हिमपात भी कहते हैं इसे, और सिफेल्यूरोस नामक शैवाल से होता है। लाल जंग रोग उत्पन्न करता है, और इस पर्सन में एक और विल्प लाल सागर को भी जोड़ा जा सकता है। यानी लाल सागर का रंग किसके कारण होता है? लाल शैवाल के कारण, जिसको हम ट्राइकोडेस्मियम कहते हैं। ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम पूरा नाम है इसका। भूमध्य सागर का वह भाग जिसमें नीला हरा शैवाल ट्राइकोडेस्मियम उगता है, उसे लाल समुद्र शैवाल कहा जाता है। यह ट्राइकोडेस्मियम की कोशिकाओं में लाल फाइगोएरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। और आपको पता ही है कि कुछ वार्ता होने के कारण वीडियो ऑनलाइन आपको नहीं मिल पा रही है, तो डेली कोशिश यही रहेगी, आपको अपलोडेड वीडियो जरूर दी जाएगी। आज के लिए इतनी वीडियो, आज के लिए इतना ही वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।